नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज खास खबरों पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खाद्य आयोग, छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के सदस्य श्री हरीश परसाई जी के साथ। परसाई भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार कमलेश। आइए जल्दी से हम फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। कल 3-4 घटनाएं बड़ी हुई हैं। रामनवमी पूरे देश में मनाई गई, उसमें कई जगह भगदड़ हुई रामनवमी के दरमियान, कई प्रदेश उसमें शामिल हैं। इंदौर में एक बड़ी घटना हुई जिसमें खबरें तो अखबारों में 17-18 की बताई जा रही मृतकों की संख्या, लेकिन अभी सुबह सुबह पता लगा है कि 35 से अधिक लोग उसमें मौत को प्राप्त हुए हैं। ये खबर प्रमुखता से सभी में है। राहुल गांधी जी से जुड़ी खबर प्रमुखता से सभी अखबारों में। हेडिंग अलग अलग है, मैं आपको हेडिंग बता दूं। हे राम मंदिर में बावड़ी के अवैध निर्माण ने ले ली 13 श्रद्धालुओं की जान। एक अखबार ने इस हेडिंग से पहली खबर लगाई है। इंदौर में पूजन के दौरान बावड़ी की छत धंसने से कोहराम। आयकर में छूट से लेकर कल से बदलेंगे कई नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर कर। 1 अप्रैल से ये लागू होंगे कुछ जो संशोधन हुए हैं, उससे जुड़ी खबर है। यूपीए शासन में फर्जी केस में फंसाकर कहा था मोदी का नाम ले लो छोड़ देंगे, अमित शाह ने ये बात कही है नई दिल्ली में। सूर्य से अलग हुआ आग का गोला धरती की तरफ बढ़ा, पृथ्वी से 20 गुना बढ़े अरोरा की रफ्तार 18 लाख मील प्रति घंटा। ये खबर वाशिंगटन से है। छत्तीसगढ़ में बिजली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों से सस्ती, क्योंकि यहाँ बिजली का उत्पादन सस्ता। 6 साल में दरों में 3 बार ही मामूली बढ़ोतरी। अफसरों और शराब ठेकेदारों से दिन भर पूछताछ, कचहरी में सुरक्षा बढ़ाई, शाम को फोर्स हटाई। ईडी ने 9 लोगों को दफ्तर में बिठाया, मेडिकल टीम भी बुलवाई। ये रायपुर से खबर है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा बिलासपुर के लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने पीएम सड़क बनने से किसान द्वारा जारी वीडियो अपलोड कर किया था ट्वीट। एक अखबार की पहली खबर है ये बिलासपुर से। राहुल मामले में जर्मनी का संज्ञान, कांग्रेस ने कहा शुक्रिया, भाजपा बोली शर्मनाक। नई दिल्ली से खबर। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा आयात शुल्क। नई दिल्ली से खबर है। अमेरिका में H-1B वीजा धारक के जीवन साथी भी कर सकेंगे नौकरी। ये वाशिंगटन से खबर है। और फटाफट क्रिकेट रोमांच, आज से अहमदाबाद में शुक्रवार से होगी आईपीएल के 16वें संस्करण की शुरुआत। पहली खबर रामनवमी से जुड़ी है, और वो खबर तो बाद में इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर हुई है। बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा दरपेश हुआ है हमारे पुराने मध्य प्रदेश में। यानी हम जब मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, उस समय अखंड मध्य प्रदेश की बात करें तो हम एक थे कभी। इंदौर में एक बावड़ी टूटती है। बावड़ी मतलब एक कुआं के ऊपर उस पर एक स्लैब डाल दिया गया, उस पर टाइल्स लगा दी गई, उस पर बैठ करके लोग पूजा करते थे। वो बावड़ी टूट गई, उसकी छत टूट गई। 40 से अधिक लोग उसमें जा समाये। 40 फीट गहरी थी वो। और अभी जो सुबह पता लगा है कि 35 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए मृतकों के लिए और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। वहाँ तमाम सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल और फौज के लोग, ये सारे लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये खबर कहीं ना कहीं हमें आपको द्रवित करती है। अब हम ये कह सकते हैं कि बावड़ी बनाने वालों ने या मंदिर का निर्माण करने वालों ने या मंदिर का रखरखाव रखने वालों को जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करना था वो नहीं किए, और अंततः इतने लोगों की जान गई। अवसर था भगवान राम के जन्मदिन पर अपनी खुशी व्यक्त करने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, अपने आराध्य देव को याद करने का, लेकिन उस समय ये घटना घटी। हरीश भाई, स्वाभाविक बहुत कष्टकर घटना है। निश्चित रूप से कमलेश जी, ये बहुत कष्टदायी घटना है और दुखद घटना है। मैं मृतक परिवार के प्रति और मृतक उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं चूक हुई है कि बावड़ी के ऊपर जो स्लैब डला था उसमें लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, और लोड के कारण या निर्माण में सही गुणवत्ता न होने के कारण इस तरीके की घटना घटी है। और निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाओं पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से चूक हुई है, जिसका परिणाम अपने को ये देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दर्दनाक घटना है। जिनके परिजन इस घटना में मौत को प्राप्त हुए हैं, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें और मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दें, यही कहा जा सकता है। और जो लोग इसके लिए दोषी हैं
उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब नवमी की बात चल रही है तो उन घटनाओं पर भी हम चर्चा कर लें जो देश के अन्य हिस्सों में घटी हैं। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी हुई। ममता बनर्जी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी यही इसी तरह का आरोप लग रहा है। एक टी राजा हैं जो भाजपा से निलंबित विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग वहाँ किया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसकी राजधानी दिल्ली नहीं होगी, अयोध्या, काशी या मथुरा होगी, और हमारे दो वाले ही वोट का अधिकार प्राप्त कर पाएंगे, हम 5 हमारे 50 वालों को ये अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह की भाषा बोलने वाले, क्या कहा जाए उनको हरीश भाई? ये भगवान राम, उन भगवान राम के लिए ये दिन था जो सबको लेके चलने की क्षमता रखते थे। नहीं, वही है, देखिए जहाँ पे उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया था भगवान राम ने, और यही कारण है कि भगवान राम को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और उनके नाम का उपयोग करना और समाज में उनके नाम का उपयोग करके वैमनस्यता फैलाना, आपसी भाईचारे का जो सौहार्द पूरे भारतवर्ष में कायम है उसको कहीं ना कहीं खंडित करना, इस तरीके के लोगों का जो कृत्य है उसको पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके के बयानबाजी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए, जिसमें समाज में कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे में अंतर आता हो। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, अन्य लोग भी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म ये सिखाता है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, और कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे किसी मन के लोगों को पीड़ा हो, किसी व्यक्ति को पीड़ा हो, किसी समाज को पीड़ा हो। ऐसा कृत्य से सनातन धर्म में वर्जित किया गया है। और यही कारण है कि भगवान राम को हम लोग इतने सभी लोग मानते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है, उनके जो सिद्धांत है उसमें चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं आकर इस तरीके की हरकतें कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हरकतें दोनों तरफ से होती हैं। कल जो दृश्य दिखाया जा रहा था चैनलों पे, उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ जगह तो भगवाधारी पत्थर मारते हुए या डंडे चलाते हुए दिखे, और कुछ जगह टोपी पहने हुए लोग। अब वो टोपी पहने लोग मुस्लिम ही थे कैसे माना जाए, या भगवाधारी जो थे या भगवा जिनके हाथ में झंडा था वो हिंदू ही थे कैसे माना जाए। उपद्रवियों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई पंथ नहीं होता, वो सिर्फ आनंद लेते हैं। मैं आपको बताऊं, कल मैंने कोरबा में जो यात्रा निकली उसमें देखा ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे मैं भी खड़े होकर के दर्शन कर रहा था कि झांकियाँ निकल रही, चलो प्रभु के दर्शन कर लें, क्योंकि वो रूप होता है। और हमारी परंपरा जो रही है उसमें यह है कि जो भगवान का रूप धारण करता है उसमें हम भगवान देखते हैं। हम भी प्रणाम कर रहे थे, उसी समय देखा पुलिस वाले 2 आए और एक खुली जीप में चल रहे लड़कों के पास तलवार रखी थी। उस तलवार को उन्होंने उनसे ले लिया प्रेम से कि ये तलवार का आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, करोगे आपके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने तत्परता दिखाई, और वो तलवार अगर दिखाते तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उन्माद की स्थिति या थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगता। पुलिस ने नज़र रख के उस पर हटा लिया। और जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ मैं कहता हूँ पुलिस का फेल्यूर है। वो आप क्या कर रहे थे वहाँ का? इस तरह की हरकत करने वाले लोग, चाहे वो टोपीधारी रहे हों चाहे भगवाधारी रहे हों, ये अधिकार किसने दे दिया कि आप शांति भंग करिए? अब आज जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार है, आज इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो पुलिस को आज वो सतर्क ज़्यादा हो रहे हैं। इस पे भी कहीं ना कहीं हमें हमारी व्यवस्था को भी थोड़ा अंकुश रखना होगा। जो गलती करता है, चाहे वो टोपीधारी हो, दाढ़ीधारी हो, चाहे वो भगवाधारी हो, उनको लात मारकर पुलिस को अपने सिकंजे में ले लेना चाहिए, उनको कानून के कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, जो उपद्रवी लोग हैं या जो उपद्रवी करना चाहते हैं या उपद्रव की जो मंशा रखना चाहते हैं जी, उस पे अगर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। उत्साह बहुत अच्छी चीज़ है, अति उत्साह भी बहुत चीज़ है, लेकिन उत्साह को दूसरे रूप में परिणित करना या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना या डराना या धमकाना, ये किसी भी धर्म में ये इसका कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो ये कारण है कि इसमें हमेशा प्रशासन सजग रहती है और सजग रहना भी चाहिए। बिल्कुल, और वही कि बिल्कुल कठोरता।
और ऐसे लोगों का साथ देने के लिए जो लोग आते हैं सामने, वो किसी भी धर्म के हों, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब रामनवमी की बात चल रही है तो भगवान राम का ननिहाल जहां हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ियों का सौभाग्य है कि हम उस जगह पे जीवन यापन कर रहे हैं, या उस जगह पे हमारे बच्चों का जन्म हुआ है जहाँ पे भगवान राम की माता जी का जन्म हुआ था, यानी माता कौशल्या का जन्म हुआ था। और हमें आपको सबको पता है कि कौशल्या भगवान राम की जननी है, और भगवान राम की माँ की जननी छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कल कौशल्या के गृह ग्राम में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, और एक तरह से ये कह लिया जाए कि भगवा भजन और भक्तमय हो गया था पूरा भगवान का ननिहाल। और वहाँ पे जिस तरह का कार्यक्रम हुआ उसमें प्रदेश सरकार की भी बड़ी भूमिका रही। और कल ही हनुमान चालीसा का एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर में हुआ, बूढ़ापारा में, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, भाजपा के नेता चाहे सुनील सोनी हो सांसद रायपुर के, या बृजमोहन अग्रवाल जी हो, सारे लोग वहाँ एक साथ एक मंच पर बैठ करके उस हनुमान चालीसा में भाग लिया। ये जो वातावरण है, ये वातावरण हमें भगवान राम की ओर ले जाता है। नहीं, निश्चयता जहाँ पक्ष विपक्ष एक साथ बैठ करके, जहाँ पक्ष विपक्ष एक साथ बैठे, भक्तिमय सब चल रहा है। और हमारे यहाँ तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। और फिर ये तो भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर जो भूपेश सरकार ने यहाँ बनाया, आस्था का केंद्र, पहले तो जीर्णोद्धार कराया और लोगों का जो आस्था का केंद्र था उसको एक नया रूप दिया लोगों की। और यही कारण है कि लोगों के जो वहाँ जो जन सैलाब उबड़ा, वही है कि जो लोगों का आस्था का केंद्र, और सब पार्टी सब लोगों ने मिलकर आपसी भाईचारे से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और सभी एकजुट होकर एक कार्यक्रम करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, तो यहाँ पर जो भक्तिमय वातावरण था ये निस्संदेह देखने और समझने योग्य भी था। बिल्कुल बिल्कुल, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो नज़ीर हमने छत्तीसगढ़ में पेश की हो, नज़ीर पूरे देश में अगर पेश होती तो इस तरह की खबरें हमको पढ़ने को नहीं मिलती और इस तरह के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलते कि भगवान राम के जन्मदिन पर निकाली गई रैली में या शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई या तलवार दिखाई गई। एक घटना और थी, राजस्थान में हुई है, और जो मुदगर भाज रहे थे या वो उसमें प्रदर्शन कर रहे थे, शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 3 युवा बिजली की चपेट में आकर मौत को प्राप्त हो गए और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भगवान जो घायल है उनको ठीक करें। इस तरह का अति उत्साह भी होता है कभी कभी, हमको देख के चलना चाहिए कि ऊपर से हाई टेंशन लाइन अगर गुजरी हुई है तो थोड़ा सा बच के चले, नहीं तो इस तरह की घटना होती है तो फिर जिस परिवार से मौत हुई है उनके लिए तो रामनवमी को ये मान लिया जाए कि वो कई वर्षों तक तो मनाएंगे ही नहीं। बिल्कुल बहुत कष्टदायी घटना होती है जी। और ये बहुत सारी घटना मैंने जो देखा है जी। कहीं ना कहीं अति उत्साह के कारण इस तरीके की घटना होती है। जी। आदमी को स्वयं सतर्क रहना चाहिए, स्वयं सजग रहना चाहिए, जिससे इस तरीके की घटना पे अंकुश लग सके। तो इसमें स्वयं को व्यक्ति अपने आप पे भी देखना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी घटना को के पहले ऐसे कृत्य को अंजाम ना दे कि इस तरीके की घटना घट सके। बिल्कुल बिल्कुल, सतर्कता अति आवश्यक, उत्साह के साथ सतर्क भी रहें, नहीं तो पता लगा कि पूजन के बाद फिर मन में एक ऐसा भाव पैदा होता है कि जिनके हम पूजा करने गए तो वही हमारा प्राण हर लिए, तो कहीं थोड़ी अश्रद्धा भी पैदा होती है। तो श्रद्धा हमारी और बलवती हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सावधान रहें। चलिए अब थोड़ा सा केंद्र सरकार से जुड़ी हुई, दिल्ली से जुड़ी हुई खबर पर चर्चा कर ले। वो खबर जो हम और आप रोज़ देख रहे हैं, राहुल गांधी जी से जुड़ी हुई है। एक बात कहने में बड़ा, मैं अभी 2 दिन पहले रुचिर गर्ग जी का एक बयान पढ़ रहा था और बड़ा मेरे हृदय की बात थी वो, जिसमें कहा गया था कि इतनी बड़ी घटना देश में हो रही है और एक अतीक अहमद वो अहमदाबाद जेल से प्रयागराज लाया जाता है, नैनी की जेल में, और फिर उसको वापस ले जाया जाता है। 2 दिन तक जिस तरह से रणरोमन चला हमारे मीडिया का, बड़ा कष्ट हुआ। किसी बिरादरी का मैं भी हूँ। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हो रही हैं, उन पे कहीं ध्यान नहीं, लेकिन उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मूत्र विसर्जन पर टिके रहे कैमरे। यानी अगर वो उंगली उठा के बाहर निकलने के लिए इशारा किया अतीक अहमद ने, तो गाड़ी रुकी और वो अंदर गया वॉशरूम में और वहाँ से लौटा, तब तक कैमरे बिल्कुल लगे रहे वहाँ। क्या मतलब दिवालियापन है ये। और ऐसा लगता है
कहने में कोई संकोच नहीं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो वो नुमाइंदे जो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन्होंने ही कहा होगा कि देश में और जो बड़े संकट हैं, राहुल गांधी और दूसरे भी बहुत सारे मामले अभी लोगों में चर्चा में हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए अतीक अहमद ऐसा न हो गया कि जैसे लग रहा था कि पूरे विश्व का इससे बड़ा दुर्दांत अपराधी है। निश्चित इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन उसी खबर पे 48-72 घंटे तक आप केंद्रित रह जाए, बड़ा अफसोस होता है। खैर, इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा था, यूपीए शासन में फर्जी केस में फंसाकर कहा था मोदी का नाम ले लो छोड़ देंगे, अमित शाह ने बात कही है। यानी उनको लग रहा है कि हमको भी सीबीआई ने फंसाया था और मेरे ऊपर दबाव डाला था कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लो, तो मैं तो नहीं लिया। तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी इसी तरह का कोई दबाव है क्या? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है जहाँ तक, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पूरा देश इस चीज़ को जान चुका है कि राहुल जी के लिए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस कारण से कर रहा है। अब पूरी घटनाक्रम को रोज ये घटना सामने में आ रही है और देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं, पूरा देश आज इस चीज़ की इतनी ज़्यादा निंदा कर रहा है कि ऐसी कौन से कारण हो गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि उनके ऊपर इतनी ताबड़तोड़, इतनी जल्दबाजी में, किसके इशारे में और क्यों और किस लिए ये पूरा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं जब देश में चारों तरफ अराजकता फैल रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी जी, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे और पूरा देश कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा था, तो उस समय राहुल जी एक दूसरे गांधी के रूप में उभरे और उन्होंने 4000 किलोमीटर लोगों के दुख दर्द सुनने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए, देश में भाईचारा का वातावरण फैलाने के लिए जो उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई। और वही कारण है कि उसने घबराहट में इस तरीके का जो निर्णय लिया, आज तक के इतिहास में इस तरीके का निर्णय कहीं नहीं आया। कहीं ना कहीं किसी न किसी के इशारे पर निर्णय हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सभी को मालूम है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज पूरा नौजवान राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से कहना चाहिए थू-थू हो रही है, जो पूरा देश देख रहा है और पूरे घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी ही निंदा कम है। जी, हालात देश के जिस तरह से है उसको संभालने की ज़रूरत है, लेकिन पक्ष विपक्ष जिस तरह से अभी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है, उससे लगता है कि यही कहा जा सकता है, मन में यही भाव आता है हम जैसे लोगों के कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। एक खबर है ना, राहुल मामले में जर्मनी का संज्ञान, कांग्रेस ने कहा शुक्रिया, भाजपा बोली शर्मनाक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से जब विदेश मंत्रालय ने, जर्मन के विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी जी के मामले में अपनी टिप्पणी दी, तो दिग्विजय सिंह ने उसका स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उस मामले को उठा लिया और प्रहार करना शुरू कर दिया कि भारत के आंतरिक मामले में विदेशियों को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो उस पर कांग्रेस के किसी नेता का स्वागत करना उनकी टिप्पणी का ये दर्शाता है कि राहुल गांधी ने जो गलती की थी इंग्लैंड में जाकर के, वो गलती आज भी उनके नेता कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये इस तरीके का फेक न्यूज़ और इस तरीके के न्यूज़ फैलाने की एक बहुत पुरानी आदत है जी। इसके पीछे मंशा क्या है, कहने के पीछे अर्थ क्या है, उसको तोड़ मड़ोड़ के किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखे। क्या इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी के कोई विदेश मंत्रालय से या भारतवर्ष के इसके लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने तो टारगेट सिर्फ राहुल जी को बना के रखा है कि राहुल जी को किस तरीके से डैमेज करना है। और राहुल जी भी
ये एक एक कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं, किसी तरीके के डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम गांधीवादी देश के लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह तरीके से अपनी बात को पूरे देश के सामने, पूरी आवाम के सामने रखेंगे। और यही कारण है कि आज कोरबा में भी एक मशाल जुलूस, सत्याग्रह का मशाल जुलूस शाम को निकाला जा रहा है, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे और सभी कोई राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। आज आप ये देखिए कि जिस देश में आपका गांधी जी रहे, जिस देश में हमारे बड़े बड़े नेता रहे, जिस परिवार के इंदिरा जी ने बलिदान दिया, जिस परिवार के राजीव जी ने बलिदान दिया, आज अगर सत्ता की लालच होती तो सोनिया जी ने इतनी बड़ी सत्ता त्यागी, और इसलिए सिर्फ त्यागी कि उनको सबसे पहले देश प्रेम था और देश से जो तरीके से प्रेम करते हैं, और राहुल जी भी सत्ता को त्यागे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं राहुल जी से इतना बड़ा भय क्यों है। अगर आप देश चलाना चाहते हैं, आप देश चला रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं भय नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल जी के नाम से, जहाँ राहुल जी का नाम आता है, कहीं ना कहीं इनके मन में बौखलाहट आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, उनके मन में कहीं ना कहीं भय आ जाता है। और इसी कारण इस तरीके के कहीं ना कहीं व्यू रचना करते हैं कि उनको एक किसी तरीके से उनको रोके। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश में। पहले भी मैंने आपको बताया जी कि अभी तक इस तरीके की घटना न तो हुई है और न भविष्य में कभी देखने को मिलेगी जो अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न कुछ नया ही हो रहा है। हम नए में कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ों के लिए थोड़ा सा उसमें मट्ठा डालने वाला काम हो जाता है। मैं जिस खबर की बात कर रहा था, इसमें दिग्विजय सिंह जी जब मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस किसी न किसी संकट में आ जाती है। आपको याद होगा वो दृश्य, जब वो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा, तो एक जगह किसी विवादित मामले पर दिग्विजय सिंह ने बोलना शुरू किया और जयराम रमेश जी ने, जो महासचिव हैं कांग्रेस के और मीडिया प्रमुख हैं, उन्होंने लगभग धक्का देते हुए दिग्विजय सिंह को मीडिया से फिर चर्चा करके उसको टाल दिया था उस बात को। अभी भी वही हुआ है। दिग्विजय सिंह ने, जैसे जयशंकर जी जो हमारे देश के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मामले में दूसरे देश से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, और थोड़ी देर बाद एक ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने बताया, वो स्वागत कर लिया जर्मन विदेश मंत्रालय का, और फिर तुरंत उनको जयराम रमेश जी को फिर आना पड़ा सामने, और उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए ही लड़ाई जारी रहेगी। यानी उन्होंने दिग्विजय सिंह के बात पर असहमति जताई। तो दिग्विजय सिंह के कारण भी कई बार कांग्रेस संकट में आती है। और राहुल गांधी जी की बात जहाँ तक है, मुझे याद आता है कि कांग्रेस नेताओं ने कहा था चौकीदार चोर है, और ये बात शायद राहुल गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा कही। और उसके बाद भाजपा के नेताओं में मैं चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, वो टोपी लगा के और कलेजे में लिखवा करके वो शुरू कर दिए प्रदर्शन उसका। अभी वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़ कांग्रेस ही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के घर को लोकसभा सचिवालय ने जैसे ही खाली करने का निर्देश दिया, और राहुल जी ने कहा कि मैं खाली करने के लिए तैयार हूँ, 20 साल की यादें हमारी वाबस्ता है यहाँ से, उन्होंने भावुक बातें भी कही। और उसके बाद अब हर जगह से ये बातें विशेष करके छत्तीसगढ़ से आने लगी। कल अनिल भेड़िया जी का, कुछ और नेताओं का मैं देख रहा था जिन्होंने घर के सामने अपने एक स्टिकर लगा दिया है, मेरा घर राहुल का घर। ये भावनात्मक बातें जो होनी शुरू हुई हैं हमारे देश में, भावना बहुत अच्छी बात है कि भावनाओं के कारण हम जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं लगता कि भाजपा जो तरीका अपनाती तो वही तरीका आप लोगों ने भी अपना लिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की। नहीं, मैं चौकीदार और उसकी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज सारे चौकीदार बन गए। अब घर से निकलने की बात है, सारे लोग घर खोल दिए अपना। ये राजनीतिक चीजें अपनी जगह है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, इस तरीके की घटना कांग्रेस में कभी नहीं हुई। और ये बाकी जो राजनीतिक छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, वो तो आप ये देखिए कि वो एक जुमले वाली बात रहती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे संविधान के साथ साथ छेड़छाड़ की, पूरे लोकतंत्र की हत्या की, पूरे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए
बेरोजगारी जिस तरीके बढ़ रही थी, बेरोजगारी से ध्यान हटकाने के लिए, महिलाओं पे जिस तरीके अत्याचार हो रहे हैं उस पर ध्यान भटकाने के लिए, अदानी वाला मामला है, अदानी का जो मामला है उस मामले में किसी तरीके के राहुल जी ने कई बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे और उनको उत्तर नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया, और राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो वहाँ पे कांग्रेसियों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। ये क्या है? ये पूरा कहीं ना कहीं ये एक पुराना हिटलर कहना चाहिए। कि अपन लोग हिटलर का नाम सुने हैं कि किस तरीके से जब देश स्वतंत्र था तो हिटलर आया और किस तरीके से राजनीति किया, वही कारण है। वही दिखता है कि लोग कहीं ना कहीं इनको दूसरे हिटलर के रूप में देखने लगे हैं। बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ, हम उनको इसीलिए भेजते हैं सांसद बना करके लोगों को कि आप जाएं हमारे लिए, हमारे देश के लिए वहाँ पे चर्चा करें और माकूल वातावरण बनाएं पूरी दुनिया में भारत के पक्ष में। लेकिन वहाँ इस तरह की हरकतें होती हैं कि पिछले 18-20 दिनों से संसद नहीं चल रही, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। कोई काले कपड़े में, कोई हरे कपड़े में, कोई नीले कपड़े में वहाँ जा करके प्रदर्शन कर रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे वो संसद जैसी ही चलती है, सबसे पहले सत्ता पक्ष के लोग तो यही बोलने लगते हैं कि राहुल जी माफी मांगे जी। इनको यही नहीं दिखता कि ये कभी ये नहीं बोले कि मोदी जी माफी मांगिए बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, ये कभी नहीं बोले कि मोदी जी माफी मांगिए लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, ये कभी नहीं बोले सत्ता पक्ष के लोग कि मोदी जी माफी मांगे संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए, ये कभी नहीं बोले कि मोदी जी माफी मांगे कि देश का हजारों करोड़ों अरबों रुपया विदेश चला गया, ये कभी नहीं बोले कि इतने लोग कैसे देश छोड़ के यहाँ से पैसा लेके चले गए, उसके लिए माफ़ी मांगे। तो ये नहीं बोलेंगे। जिस चीज़ के लिए माफ़ी वाकई में सत्ता पक्ष के लोगों को मांगनी चाहिए, उस चीज़ का उल्लेख कभी नहीं होगा। अब चलिए हम अपने प्रदेश में आ जाते हैं। अफसरों शराब ठेकेदारों से दिन भर पूछताछ, कचहरी में सुरक्षा बढ़ाई, शाम को फोर्स हटाई। ईडी ने 9 लोगों को दफ्तर में बिठाया, मेडिकल टीम भी बुलवाई। 3 दिन से ईडी का छापा छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। पहले कोयला कारोबारियों के यहाँ, लौह कारोबारियों के यहाँ, और कल शराब ठेकेदारों के यहाँ और 1-2 अफसरों के यहाँ। परसों भी 1-2 विधायकों के यहाँ छापा मारा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सीधा कहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ईडी की, आईटी की, सीबीआई की गतिविधियां हमारे प्रदेश में बढ़ेंगी। और ये भी वो कहते हैं कि पहले महाराष्ट्र में जब शिवसेना की सरकार थी तो ईडी की खूब दबिश हो रही थी, जैसे ही उनकी सरकार गई अब ईडी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, वहाँ पे सब बड़ी पाकीजगी से काम हो रहा है। ये आरोप भूपेश बघेल जी ईडी के जरिए केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। लगता है आपको कि ये, खैर आप भी वही कहेंगे जो भूपेश जी कह रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी, अगर कहीं गड़बड़ी है और उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है तो क्या गलत है? देखिए, गड़बड़ी अगर है तो गड़बड़ी छत्तीसगढ़ में ही क्यों हो रही है? हाँ, वो ठीक है, एक मुद्दा है। गड़बड़ी बाकी जगह क्यों नहीं हो रही है? नहीं, कई बार ये तो सब लोगों को दिख रहा है कि ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे शासकीय कर्मचारियों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। आप ये देख लीजिए कि जितनी योजनाएं आ रही है, इतनी कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं कि उन कल्याणकारी योजनाओं से जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, लोगों का कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वही बात है जो वहाँ राहुल जी से जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, यहाँ भी भूपेश से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि आने वाले समय में उनको साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की फिर से गवर्नमेंट बनेगी। और जब कांग्रेस को उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं पे भय व्याप्त करने के लिए, उनको कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं छेड़ने के लिए कि ईडी का भय, अभी तो मैं आपको से के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा, अभी तो ईडी चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा जीएसटी चलेगा, फिर थोड़ा और इलेक्शन पास आएगा तो इनकम टैक्स चलेगा। तो ये तो इनकी पूरी व्यू रचना है
कि किसी न किसी तरीके से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता है, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको भय व्यक्त कराए, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। जी, कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार खूब काम कर रही है, ये आपका कथन है। एक खबर है, छत्तीसगढ़ में बिजली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों से सस्ती, क्योंकि यहाँ बिजली का उत्पादन सस्ता। 6 साल में दरों में 3 बार ही मामूली बढ़ोतरी। बिजली के मामले में ठीक है, रेट तो कम है, जो आंकड़े दिए गए उसके हिसाब से तो रेट कम है, लेकिन कई बार बिजली का बिल जो मिलता है उसमें जो गड़बड़ी, उसको भी अगर भूपेश जी सुधरवा लें तो मुझे लगता है कि बिजली के मामले में तो वाकई हम बड़े खुशहाल प्रदेश वाले माने जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में कहा था जी, और उस पर अमल भी किया बिजली के लिए, और सबसे कम बिजली दर हमारे छत्तीसगढ़ में है जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लाइन लॉस होता है या जो अवैध हुकिंग होती है या जो बिजली बिल नहीं पटाते हैं, उसके कारण जो गवर्नमेंट का नुकसान होता है, उस नुकसान को भी लोगों को भी देखना चाहिए, विभाग को भी देखना चाहिए कि ये नुकसान कम से कम हो, और आने वाले समय में कि किसी तरीके की मुझे संभावना नहीं दिखती कि और कोई बिजली की दर यहाँ पे बढ़ेगी। जी, ना बढ़े अच्छा है। और उसको जो मैंने कहा, वो चूंकि हम लोगों के पास अक्सर खबरें आती है कि एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी जिसके पास एक कमरा है, टिमटिमाता हुआ एक दिया जैसा उसके यहाँ बल्ब जलता है, और उसका जब बिजली का बिल हज़ारों में आता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, और लेके अखबार के दफ्तरों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तरों में भागता है, अधिकारियों के पास भागता है, आप लोगों के पास जाता है। उसके साथ भी अगर न्याय हो जाए और अभी पिछले बार जो बैठक हुई थी जी, इसमें खासकर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, जो बिजली बिल 2 महीना 3 महीना में कई बार देते हैं, वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं, शिक्षा के अभाव में बहुत सारियों की जानकारी भी नहीं रहती, और धीरे धीरे वो बिजली बिल 1 महीना नहीं पटाएंगे, 2 महीना नहीं पटाएंगे, 3 महीना नहीं पटाएंगे, तो वो सरचार्ज लगते लगते वो बिजली बिल हो जाता है ज़्यादा जी, और उनकी पेइंग कैपेसिटी उनकी वो भी नहीं है। इसके कारण कहीं ना कहीं वो पटाने में असमर्थ हो जाते हैं, और ये बिल फिर अब आप जब निकलवाएंगे तो करीब 6 महीने साल भर का बिल रहता है जी। यही कारण है कि कहीं ना कहीं अभी इस दिशा में कुछ काम चल रहे हैं नए मीटर लगाने के जी। नए मीटर में जैसे आपका मोबाइल है कि जितना आप चार्ज करेंगे उतने ही में बात कर पाएंगे जी, वैसे ही मीटर भी आने वाला है, घरों में लगने वाला है, ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आप जला पाएंगे। हाँ, जैसे और जैसे आपका जैसा आपका रिचार्ज खत्म हुआ, बिजली बिल अपने आप आपका वो व्यवस्था हो जाएगी। तो ये अगर इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी तो आरोप की बात नहीं है जी। लोग सजग रहेंगे कि हमको बिजली बिल पटाना है जी, और समय पे पटाएंगे तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा कि 5 महीना 6 महीने में अगर हमने गैप कर दिया या लापरवाही कर दिया तो एकदम से 5 या 6 महीने का जो बिजली बिल का बोझ आ जाता था, तो उस बोझ के कारण वो घर का खर्चा चलाए, उससे बचेगा, उससे बचेंगे। तो बहुत अच्छी चीज है। जो अनावश्यक बिजली जला के रखते हैं उस पर भी हमारा ये कट रहा है, इधर ज्यादा चल रहे तो उसमें थोड़ा अंकुश भी लगेगा, सरप्लस बिजली भी आएगी जी जी, और घर घर में मीटर लगेगा तो उससे बहुत एक जी सुविधा हो जाएगी। चलिए, कोरबा से जुड़ी खबरों की ओर हम बढ़े, उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर है, एक ही अखबार में वो छपी है। सूर्य से अलग हुआ आग का गोला धरती की तरफ बढ़ा। ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी से 20 गुना बड़े आरोरा की रफ्तार 18 मील प्रति घंटा, और सूरज से अलग हुआ आग का यह गोला 18 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह शुक्रवार को पृथ्वी पर पहुंच सकता है। वैज्ञानिक इसकी सौर हवाओं से धरती पर पड़ने वाले असर के आकलन में जुटे हुए हैं, और आसमान में नजर आएगी चमकीली रोशनी। ये खबर बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो भयभीत हुए थे 77-78 में कि स्काई लैब वाला मामला था, लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, विशेष करके एक नायकर जी जबलपुर के हास्य कलाकार थे। याद आता है कि 1 किलो का सिंधी साई बोले कि आधा 100 ग्राम 200 ग्राम का भी मिलेगा क्या। तो वो भय और वो उस तरह का वातावरण हम लोगों ने देखा है।
तो आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि विज्ञान बहुत उन्नति कर गया है और उसको खींच करके कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करेंगे या वो उसकी दिशा बदल जाएगी। इस तरह की कोशिश है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को लगता तो है कि खतरा है, और ये अंतरिक्ष को समझने के लिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसके स्पीड के कारण उपग्रहों पर जो हम बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ रखे हैं पूरी दुनिया ने, उस पर भी असर पड़ सकता है। उस पर असर पड़ेगा तो हमारे मोबाइल पे, टीवी पे, इस पे भी कुछ न कुछ असर दिखेगा, ऐसा संदेह प्रकट किया जा रहा है। लेकिन ईश्वर न करे वो स्थिति आए। निश्चित रूप से ये वैज्ञानिकों की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस माध्यम से कमलेश जी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्राकृतिक से छेड़छाड़ हो रही है, जी जी, और आपने एक हवा का जो इसमें उल्लेख किया जी, कि उस हवा के माध्यम से, सौर हवाएं के माध्यम जी। से, तो आज जो प्राकृतिक चीज़ों से, प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी दुष्परिणाम हो जी। कि किस तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है, नए पौधे नहीं लग रहे हैं, आम लोग सजग और सतर्क नहीं हो रहे हैं, हर जगह वृक्षारोपण को कहीं ना कहीं विशेष दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आज हम नहीं सुधर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि एक बहुत पहले कि एक आम का पेड़ या पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ या बरगद का पेड़ इस तरीके के लगाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, और जो 50 साल 25 साल बाद जिसकी छाएं आज हम पाते हैं जी, और उस छाए में जितनी शीतलता हम पाते हैं वो आज के समय में नहीं है। कि तो इसी कारण बोला गया है कि जो आज आप बोगे तो कल काटोगे। हाँ, बच्चे तो आपके आज काटेंगे उसको। हमको भी अपने आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए इस तरीके की कुछ न कुछ वृक्षारोपण करके कुछ न कुछ ऐसा बो के जाए कि आने वाले पीढ़ी हमको याद रखे और उसमें एक सुखद आनंद ले सके। और बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है वही हमें अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने तो हमको जो खूबसूरत वातावरण दिया था, जो प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीवन जीने का तरीका बताया था, वो तरीका हम तो थोड़ा बहुत जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उससे बिलक हो रहे हैं। उनको खींच के लाना पड़ेगा कि बेटा इसके बिना नहीं रह सकते हो। ये जो मुफ्त में मिली है ना आपको जो चीजें, इसकी कीमत आपको तब समझ में आएगी जब ऑक्सीजन का सिलेंडर आप अस्पताल में जाते हो। और कोरोना के दूसरे दौर में हम लोगों ने महसूस किया उसको। तो ये कोरोना फिर आ रहा है, कल 3061 मरीज मिले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आ गया कि उससे भी हमको बच के चलना है। तो हमको जो निःशुल्क मिली है चीज़ें, प्रकाश, बिजली का हम बिल देते हैं ना, जिसकी बिजली की बात कर रहे हैं, सूर्य को कितना बिल देते हैं, वो हमसे बिल नहीं मांगता। धरती हमसे, जिस पर हम सोते हैं, सब कुछ करते हैं, जिस पे हमारा जीवन यापन होता है, वो हमसे क्या मांगती है। जो चीज़ें हमें मुफ्त मिली हैं उनकी कीमत समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम कीमत समझ जाएंगे तो इस तरह का ग्रह आते जाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए कोरबक बात कर ले। बदल दी लो लाइन की परिभाषा, 5 फीट गड्ढे में भी अनुमति। ये एक अखबार की पहली खबर है, बरपाली से खबर जुड़ी है। लेंको ओवरब्रिज के पास ब्लैक स्मिथ द्वारा डंप किया जा रहा राख। इस खबर पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए कि बहुत इस पर चर्चा हो गई। बस एक जानकारी आपको दूंगा कि वीरेंद्र पांडे जो छत्तीसगढ़ में आज के 12-14 साल पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि कोरबा में प्रदूषण खूब बढ़ रहा है। तो हाई कोर्ट ने न्याय मित्र की नियुक्ति की है, जो कोरबा में आकर के पूरा आकलन करेंगे और उसका आकलन की उनकी जो रिपोर्ट होगी वो हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। उसके हिसाब से फिर हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करके अपना निर्णय लेगा। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। शेडिंग से कल रामनवमी से जुड़ी खबर छापी गई है। छत्तीसगढ़ के 23 कोल ब्लॉक होंगे नीलाम। कोरबा कटघोरा के जंगल में 57 हाथियों की धमक, ग्रामीणों का जीना मुहाल। डीपी के बिना रियायत मिले कोयला कर्मियों का वेतन समझौता संभव नहीं। कोल इंडिया ने कोल मंत्रालय को पत्र का दिया जवाब। हादसा रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट पर लगाया जिग जैग। सिविल लाइन पुलिस की पहल, झगड़ाहा रिजदी के समीप ये लगाया गया है। कटघोरा पतरापाली हाईवे अब अप्रैल तक बनेगी। उर्गा चांपा 2 लेन बारिश के पहले। ये खबर प्रमुखता से अखबार ने छापा है। भारत विकास परिषद छात्रों को देगा मुफ्त कैरियर मार्गदर्शन। माँ सिद्धिदात्री की आराधना के साथ विदाई, कन्या पूजन भी। ये तमाम खबरें अखबारों में आज छपी हैं। मैं आज एक खबर और है, आज नगर निगम का बजट पेश होना है और उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने तैयारी कर रखी है। 31 एजेंडे रखेंगे, विपक्ष ने भी घेरने की बनाई रणनीति।
ये खबर है, लेकिन हम इस पर बात करें अगर समय रहेगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हम एक वो उस खबर पर चर्चा कर ले जो हम लोग पढ़ा करते हैं ना। कल रामनवमी मनाए हैं और राम तो हमारी सांसों में बसे हुए हैं। राम जी के बारे में कहा जाता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज बैठे तय लोका हर्षित भय गए सब शोका। मतलब सारा शोक हरण हो गया था। राम राज की कल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी। राम राज की कल्पना हर प्रधानमंत्री किया करता है। तो राम राज का मतलब क्या है? वो युग तो नहीं आएगा, लेकिन राम राज का मतलब एकदम प्रेम हो आपस में, कोई दीन दुखी न हो, कोई घर ऐसा न हो जिसके घर में दिया न जले, कोई घर ऐसा न हो जिसके घर से धुआं न उठे, यानी रोटी न बने। अब तो धुआं की जरूरत नहीं है, अब तो गैस आ गई है। यानी सब तरह से लोग सुखी हों, ये परिकल्पना हम करते हैं। और उसी के तहत कई बार कई प्रदेशों में जो निर्धन कन्याएं हैं उनके विवाह कराने का दायित्व राज्य सरकारें उठा लिया करती हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। और आज कोरबा में 2 जगह, एक निहारिका क्षेत्र में और एक कटघोरा में, 2 जगह निर्धन कन्याओं का विवाह सरकार की ओर से कराया जा रहा है। हमारे यशस्वी नेता, या ये कह लें कि हम सब के बड़े प्रिय हैं, वो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका व्यवहार इस तरह का है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, इस हमारे कोरबा के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, हरीश परसाई जी और हमारी सांसद भाभी ज्योत्सना महंत जी उस सब कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे ज़िले के जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर, ये सारे लोग उसमें शामिल होंगे। और जैसा एक वातावरण घर में होता है ना हमारे, कि हमारी बेटी की शादी होती है, बहन की शादी होती है, तो वर वधू का 2 पक्ष होता है और खूब आनंद लेते हैं, उस तरह का वातावरण कोरबा में बनने वाला है। हरीश भाई, आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं? निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो योजना है, पूरे प्रदेश में ये योजना चल रही है कि जो निर्धन कन्याएं हैं जी, और उन कन्याओं की शादी करवाना, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा जिसको बोलते हैं कन्यादान जी, इस दान से महादान हो नहीं सकता है। और इसका दायित्व सभी मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, प्रशासन ने उठाया है। और उस विवाह में जब हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब और जितने भी चाहे हमारे माननीय महंत जी हों, माननीय मैडम ज्योत्सना महंत जी हों, प्रशासनिक अधिकारी हैं, अन्य नेता हैं, सामाजिक संगठन हैं, ये सब के सब लगभग घराती बन के जाते हैं जी। इसमें बारात आती है और ये जो लोग शामिल होते हैं वो कन्या के विवाह में शामिल होते हैं। हाँ, मतलब मेरी कन्या है, मान कर मेरी कन्या है, इसको आप ये देखिएगा। कोई भी और उधर से जो वर पक्ष से जो लोग आते हैं अब उनका स्वागत करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको जिस तरीके से अपन बारातियों में उनको लेते हैं हुआ। और कन्याओं को वो एक जो कन्यादान बोलते हैं, तो कन्यादान के रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है जी। तो ये एक बहुत अच्छी योजना सरकार की और बहुत बड़ी योजना सरकार की। और ऐसे लोग जब सामूहिक इस तरीके से जब जुड़ते हैं तो आपसी प्रेम व्यवहार, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा बहुत पहले हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने लाफा में एक निर्धन कन्या को जिसके कोई नहीं था, पालन पोषण किया था, उसका पालन पोषण का, उसका विवाह का पूरा दायित्व उन्होंने उठाया, पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसका कन्यादान किया। इस तरीके की जो बातें हैं वाकई में निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरीके के आयोजन में हम सबको अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए। जब हम एक मंडप हमारे घर में होता है, हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ होता है, तो देखते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण 2 तरफ के, वर वधू की तरफ से जब वो मंत्रोच्चार करते हैं तो कितना बेहतरीन वातावरण बनता है। मन एकदम वहाँ रम जाता है, ऐसा लगता है कि अब यहाँ से उठे ही नहीं और इस तरह का मंत्रोच्चार होता रहे। और जब यहाँ पे आप रहेंगे तो बड़ी संख्या में वहाँ वो अगर गायत्री परिवार के लोग बैठते हैं तो पूरा उनका एक समूह होता है, वो पूरा गायन वादन के साथ वो उसको प्रस्तुत करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और सारे लोग एक साथ उसमें शामिल होते हैं। तो जब कल्पना करके ही आनंद आ रहा है तो जाएंगे तो और आनंद आएगा। अब चलते चलते निगम का बजट पेश होना है
और दोनों पक्षों ने कल नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल जी ने एक विज्ञप्ति भी जारी की थी और उसमें कहा था कि बिल्कुल घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। और पहली बार या इसके पहले भी हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, पहली बार ऐसा है कि निगम के पार्षदों को ये कहा गया है कि आपको जो कुछ पूछना है पहले आप अपनी जानकारी दे दो। कुछ जानकारी है वे अखबारों में छपी हैं कि धर्म निर्मले जी ये मांगेंगे, ये उनका सवाल है, तो उनका ये सवाल है। तो ये इन सब चीज़ों पर आज चर्चा होगी और आज पता लगेगा कि निगम का मतलब स्थानीय सरकार ने, कोरबा की स्थानीय सरकार ने कोरबा के हित में क्या क्या निर्णय लिया है। और एक और बड़ी घटना होने वाली, बड़ी घटना नहीं, एक दृश्य उपस्थित होने वाला है जिसका उल्लेख हरीश भाई ने बीच में किया कि एक मशाल शांति यात्रा शाम को 7 बजे पुराने बस स्टैंड से शुरू होगी और कांग्रेस कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर तक आएगी ये मशाल यात्रा, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत करेंगे। उसमें आप सब लोग शामिल रहेंगे। तो उस जुलूस के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक शांति यात्रा है जी, और जो पूरा देश जा रहा है कि राहुल जी के साथ सभी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और माननीय ज्योत्सना चरणदास महंत जी सांसद जी के और यहाँ के मंत्री आदि जय सिंह जी अग्रवाल जी के साथ ये यात्रा निकलेगी और शांति गांधी विचारधारा को लेते हुए और गांधी जी का अनुसरण करते हुए ये शांति मशाल यात्रा निकालेंगे कि ये पूरा जो है देश देख रहा है इस चीज़ को और लोगों के मन में जो भी ये है कि आज हमको प्रदर्शन भी करना है तो हम गांधी वादी तरीके से शांतिपूर्ण शांति मार्च यात्रा निकाल कर करें। ये हमारा एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी प्रदर्शन है और राहुल जी के साथ हम हैं इसको इसके लिए भी प्रदर्शित करने का एक तरीका। और आज ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सोमवार को 12 बजे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एक पत्रकार वार्ता भी संबोधित करेंगे और उसमें जो कुछ कहेंगे वो हम आपको शाम की खबरों में, दोपहर की खबर में दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं क्योंकि हरीश भाई को भी थोड़ा समय है हमारे पास, लेकिन हरीश भाई को आज कई कार्यक्रम में शामिल होने जाना है, इसलिए हम यहीं पे इसको समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई, आप आए समय निकालने। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद।